नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं खदीजा टीवी। खदीजा टीवी पर यूँ तो बहुत सारे प्रोग्राम आप देखते रहते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम जिसका नाम है स्पेशल गुफ्तगू, इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि हम कौम के और मुल्क के, स्टेट के, बल्कि अपने इस शहर के उन चुनिंदा अशख़ास को आपसे रूबरू कराएँ जिन्होंने कौम मिल्लत के लिए और मुल्क के लिए बेहतरीन काम कार नुमाया अंजाम दिया है। आज इस फ़हरिस्त में एक ख़ूबसूरत नौजवान, बहुत कम सिन, और उसका जो कारनामा है उसको हम डिस्कस करेंगे। कारनामा ये है कि वो कंप्यूटर साइंस का तालिब इल्म है, लेकिन अपने तालिब इल्मी के दौर में ही बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रहा है। कंप्यूटर साइंस यूँ तो बहुत वसी और बहुत लार्ज स्केल पर डिफरेंट तरीक़े की चीज़ें हैं, लेकिन अब कंप्यूटर से रिलेटेड उन तमाम चीज़ों को जिसको आजकल हैकर्स इस्तेमाल करते हैं, उसको हैकिंग से कैसे बचाया जाए, और ख़ुसूसन बैंकिंग सेक्टर इससे अछूता नहीं है। हर आदमी जानता है कि उसका अकाउंट जो है वो कोई हैक ना करे, कोई अकाउंट से उसको पैसे ना निकाले। इन तमाम मरहलात से बैंक के जो कर्मचारी हैं, बैंक के जो काम करने वाले लोग हैं, वो दो चार रहते हैं, और बैंक की जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी परेशान रहते हैं। तो इन तमाम मरहलात को एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में महारत हासिल की है, और आज ये मुल्क के लिए भी बड़े फ़ायदेमंद है। तो हम इस नौजवान से मिलते हैं और उसके जो तजुर्बात हैं उस यंग उम्र में, वो किस तरह से अपने तजुर्बात को हमें से शेयर करेगा। कुछ खट्टी मीठी यादें बचपन से लेके आज तक के सफ़र के बारे में बात करेंगे। हमारी मुराद है जनाब सैयद विलायत अली साहब, जो ख़ुद बीटेक कर रहे हैं अभी, और उन्होंने एक ये जो कार नुमाया अंजाम दिया, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम स्पेशल गुफ्तगू में। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खैर मकदम और बहुत मुबारकबाद सबसे पहले आपको भी और आपके वालिदैन को। कैसा महसूस कर रहे हैं? इस वक्त जो 4 साल की जो मेहनत थी वो कंक्लूड हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, कि मतलब जो मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट करी गई थी, या जो मेरी रात भर की मेहनत है, लाइक एग्ज़ाम का भी तैयार करना है, और जो काम चल रहे हैं पैरेलली उनको भी बैलेंस करना है। तो जब ये चीज़ कंक्लूड होती है तो लाइक आपको पता है कि जब मेहनत सफल होती है, जब आपको लगता है कि हाँ लाइक लोग नोटिस कर रहे हैं आपको, नहीं एज एन इंडिविजुअल, आपके कंट्रीब्यूशन को, और बल्कि यहाँ के भी नहीं, इंटरनेशनल मीडिया भी आपकी तरफ आ रहा है, पीयर रिव्यूज़ वाले अच्छे रिव्यू दे रहे हैं कि आपने किया है। तो एक आइडिया को एक प्लेटफॉर्म तक मिलने पर ये कहना कि हाँ ये आइडिया मेरा था। जज़ाकल्लाह। हम आपसे बात करेंगे, आपकी सब्जेक्ट चल रहे, लेकिन विलायत अगर हम बात करें जब किसी भी शख्सियत को वो शख्सियत बनती है, अभी बहुत यंग है माशाअल्लाह, आप खुदा वंदे आलम आपको और तरक्की इनायत फरमाए, और शायद जाहिर सी बात है सारे नाज़रीन जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी आपको दुआ में ज़रूर याद रखेंगे हर एक लम्हा। पहला जो सवाल है कि बचपन कैसे गुजरा और ये सफ़र का जो आगाज़ है वो कैसे होता है? तो बचपन मेरा जो इनिशियली गुजरा है, क्योंकि हम 2 भाई हैं माशाल्लाह। तो हमारे जो बड़े भाई थे वो जब वो 1 साल के थे तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती थी, तो वो नानी के पास रहते थे। तो मैं छोटा जो था, मैं सोली अपनी अम्माई के पास, तो मेरी उस वक्त हमारी दादी भी हयात में थी, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो मैं एज आप कह सकते हो कि लोन चाइल्ड, अब बस मम्मी का ही जो इन्वायरमेंट था उस वक्त मेरा वही मम्मी वाला इन्वायरमेंट, तो उससे क्यूरियोसिटी पैदा होती है। कोई एक होती है ना कि आपको ज़रूरत पैदा होती है जी, आप उसी से आपका जो माइंड होता है वही आपका माइंड डेवलप करना शुरू करता है। जब मेरा बचपन वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि जब मैं स्कूल जाने लगा तो उस वक्त मेरे माँ बाप ने अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरे पे पढ़ाई का जोर नहीं डाला। अगर मैंने ये भी कह रहा हूँ कि अगर मैंने मम्मी पापा से क्लास 10th में भी बोला होता कि मेरे को आर्ट्स लेनी है, तो वो कभी कोई बुरा नहीं, ऐसे नॉर्मल नॉर्म्स में इंजीनियरिंग और डॉक्टरी को बहुत ज़्यादा इम्पोज किया जाता है बच्चों के ऊपर। हमारे यहाँ उस चीज़ का कुछ नहीं था। हमारी मम्मी ने बस एक चीज़ बोली थी कि कुछ भी करो, खुश रहो, खुश रहना ज़िंदगी में, भले ही 10 पैसे कम करो, खुश रहोगे। तो यही चीज़ क्योंकि आपको जब ओपन माइंड मिलता है ना, आपके पास प्रेशर नहीं है। जब बच्चा प्रेशर पे नहीं है, बच्चा अपने आप को ट्रैवर्स करना चाहेगा। जब मेरा बचपना था, मेरे को याद है मैं क्लास 2nd में था, ये स्कूल की बात है। किस स्कूल से? मैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल चौक ब्रांच से पढ़ा हूँ जी जी। तो जब मैं 2nd क्लास में था तो ये बात है, हमारी एक टीचर थी यूसुफ मैम, तो हम बहुत शरारती, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, घर में कुछ ज़्यादा कुछ कहा नहीं आता था, तो बाहर जाके वही जो घर में दौड़ भाग करते थे वही स्कूल में करते थे 2nd क्लास का बच्चा। तो ये था कि एक बार हमारी मम्मी
लंच टाइम में आई थी हमको लंच देने, तो मेरे पैर डोरी से सीट पे बंधे हुए थे। तो हमारी मम्मी ने पूछा था हमारी यूसुफ मैम से कि बच्चे के पैर बंधे हुए थे, उन्होंने कहा था ये भागता बहुत है। तो ये था। तो जब हमारे एनुअल का रिज़ल्ट आया तो मेरे को उन्होंने, हमारे यहाँ होता था कि अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं, अगर बच्चा अच्छे नंबर तो स्टार मिलता था, तो मेरे को शाइनिंग स्टार मिला था, मेरे अच्छे मार्क्स थे। जज़ाकल्लाह। तो उस वक़्त हमारी मैम ने, मम्मी लोग बैठे हुए थे, तो उस वक़्त जब रिज़ल्ट नहीं आया था तो मम्मी पापा परेशान की, पढ़ता लिखता तो है नहीं, दिन भर टहला करता है, घूमता रहता है, मतलब घर के अंदर ही, तो क्या करेगा क्या करेगा। तो ये यूसुफ मैम ने उस वक़्त कहा था कि आप फ़िक्र मत करिए, बच्चा कुछ अच्छा करेगा, और उनके ये ख़ुद के ये ख़ुसूसी वर्ड थे कि ये साइंटिस्ट बनेगा, आप टेंशन मत लीजिए। वाह। तो वो जो टीचर थी उन्होंने बोला, तो ये होता नहीं कि टीचर ने बोला तो उस वक्त हम लोगों ने सब कुछ को लाइटली लिया कि हाँ चलिए दिल रखने के लिए बोल रही हैं। तो वैसे ही जैसे कि मैं आता रहा, तो मैंने जैसे ही स्कूल क्लास बढ़ता रहा तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हो गया, बिकॉज ऑफ कोर्स ही बात है, घर का प्रेशर पढ़ाई का था नहीं, तो उतना उस वक्त रुझाव था नहीं। तो करते करते क्लास 10th हुआ, 12th हुआ, फिर कोविड आ गया। पहले तो बहुत अरमान थे कि बाहर जाके पढ़ेंगे, पर कोविड के बाद से सारे अरमान धुल गए, और उस वक्त सबसे वायबल ऑप्शन ये था कि AKTU के एग्ज़ाम से मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, वहाँ एडमिशन ले लो, क्योंकि वहाँ मेरे फुप्पू का घर है। तो वहाँ पे मेरे पापा को एक ये ढारस रहती है कि कोविड अगर पैंडमिक फैलता है तो उसके पास एक ठिकाना रहेगा, वो बीच रास्ते पे नहीं आएगा। तो वहाँ पे आने के बाद मेरे को थोड़ा सा दिल में ठोस पहुँची, राइट, कि मतलब मैं इसको भले ही ऑन रिकॉर्ड है, बट ये कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छे स्कूल से आते हो तो आप एक अच्छी जगह जाने की डिज़र्व, आपके दिल में चाहत होती है, अच्छी जगह डिज़र्व करता है इंसान। पर मैं जिस जगह जा रहा हूँ तो वहाँ पे एक गाँव का बच्चा आके पढ़ रहा है, और ये अंदर से एक, आपको कहते नहीं, आपका एक ईगो होता है, जो आपका ईगो जब भर के बाहर आ रहा है जी, तो वो ईगो मेरे अंदर मैं था। पर जब मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब फर्स्ट सेम आया और जैसे मार्क्स देखे, तो मेरे को ये याद हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम मैं पढ़ तो रहा हूँ। और बल्कि जब ये मैं कॉलेज में आया भी था तो मेरे को, आप मानेंगे नहीं, पहले मेरे को केमिकल इंजीनियरिंग मिली थी जी, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स थे 12th में, तो मेरे को उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग दी। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा ठीक है, ईगो है, ये सब है। तो जब मैंने देखा बाकी लोगों को, मतलब आप जो है वो अभी तक अपने इंस्टीट्यूशन से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं कर पा रहे थे, अपनी फील्ड से उतना लगाव नहीं कर पा रहे थे। हम जो कर भी रहे थे, जो भी मेरी पर्सनल हॉबी थी कंप्यूटर्स को लेके, वो उस वक्त वहाँ तक सीमित थी। अच्छा, अब कंप्यूटर का जो, हाँ, मतलब ये आपका बचपने से ये एम था कि हमें कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना, या किसी भी फील्ड में एक ऐसा मुकाम हासिल करना कि जो, जैसे आपने कहा कि साइंटिस्ट के तौर पे एक नाम सुनाया लगता है कि एक साइंटिस्ट बड़ी चीज़ होता है, तो वो जहन में था, या कोई भी सब्जेक्ट हो, या कंप्यूटर साइंस एक स्पेशली आपके जहन में बस रहा था? नहीं, बचपन में मैं मेरे को कंप्यूटर मतलब एक्सेसिबल नहीं था मेरे लिए। तो जो मेरा पहला कंप्यूटर था, तो मेरे फादर के ऑफिस में एक लेडी काम करती थी, तो उनका लड़का कनाडा गया था, तो उन्होंने जो वो कंप्यूटर छोड़ के गया था, तो उन्होंने हम लोगों को दिया था कि बच्चे कुछ सीख लेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे। तो वो मेरा पहला, उस वक्त उसमें 512 MB रैम थी, जो बहुत पुराना कंप्यूटर था, तो वो मेरा पहला कंप्यूटर था। वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर वहीं से, क्योंकि अब बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, वो इतना पावरफुल है नहीं कि गेम चला है, तो आप क्या करोगे, आप ये करने की कोशिश करोगे, आप कुछ और करने की कोशिश करोगे। क्लास 11th-12th में मैंने कंप्यूटर साइंस छोड़ दी थी पढ़ना स्कूल में, बिकॉज मेरे को ये लग रहा था, मेरे को मेरे टीचरों ने बताया था, मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप रख दीजिए, और वरना अगर आप लेंगे तो आपके 11th-12th के बोर्ड, 12th के बोर्ड्स में आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कंप्यूटर साइंस छोड़ दी, मैंने हिंदी ले ली। पर वही बात है ना कि जो चीज़ मुकद्दर में लिखी है वो कहीं ना कहीं अल्लाह ला देगा वहीं पे, बेशक। तो उसके बाद 12th में मेरे को, अच्छा अभी तक भी मुझको पता नहीं था कि मेरे को कंप्यूटर साइंस में ही जाना है, तो मुझे एडमिशन लिया मेरा केमिकल इंजीनियरिंग में। आई थिंक पहले सेम का आधा टाइम हम कोई कॉमन ब्रांचेज रहती तो मैं पढ़ रहा था। फिर मेरे को एक दिन ललक पैदा हुई कि मतलब मेरे जब भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था तो लाइक कंप्यूटर बैठ गया, प्रोग्रामिंग, बिकॉज प्रोग्रामिंग ये होता है आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, और मेरे को बहुत पसंद है प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो मुझे लगा कि यार क्या पता ये फील्ड मिल जाए, पर मैंने बहुत जगह दौड़ा, नहीं मिला। फिर मेरे को याद है कि हमारे कॉलेज से आई थिंक 4 किलोमीटर दूर वहाँ पे अहमदपुर पड़ता है,
अहमदपुर वहाँ पे शियों की मस्जिद है, तो हम वहाँ पे जुम्मा पढ़ने आते थे, हम जितने भी कॉलेज के बच्चे थे। तो वहाँ पे बैठ के मैंने नमाज जुम्मा पढ़ी, और वहाँ पे मैंने अकेले में, क्योंकि सबके सामने अब नहीं बोल सकते ऐसी बात है, अकेले में रो के कहा था कि या अल्लाह, मतलब होता नहीं कि ज़िंदगी का एक मकसद दिला दे। वाह। तो वहाँ के जो मौलाना साहब थे, उन्होंने देखा कि यानी कि नहीं बेटा सब कुछ होगा, इंशाअल्लाह 1 हफ्ते बाद मेरे को लेटर आता है कि आपकी इंटरनल स्लाइडिंग कर दी गई है। जो पहले 2 हफ्ते से मेरे को लोग कह रहे थे कि नहीं होगा, अब इंशाल्लाह हो गया। जब उस फील्ड में आए तब हमने देखा तो चीज़ें फेमिलियर लगी। वो आपको लगता नहीं कि मतलब बाकी जगह पूरा गांव घूम लिया, फिर आखिरी में जब आके लगा था यही तो घर है। वाह। फिर जो अंदर का पैशन था, जो हिडन टैलेंट्स थे कि भाई, मतलब सबसे बड़ा टैलेंट ये होता है कि भाई प्रॉब्लम को एनालाइज करना, अब वो बाहर निकल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं एक्सीडेंटल साइंटिस्ट हूँ। बहुत अच्छा वर्ड है। हाँ, विलायत, इस पे बात करते हैं। अब हम सब्जेक्ट पे आते हैं कोर के। हम जाहिर सी बात है जो मैंने पढ़ा है आपके बारे में, जो छोटी मोटी चीज़ें पता हैं, क्योंकि जाहिर सी बात वो सारी बातें मेरे को नहीं मालूम है। मैं आपकी ज़बान ही जानना चाहता हूँ कि जो आपने काम किया है बेसिकली ये क्या है। कंप्यूटर, क्योंकि हर बंदा कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ें नहीं जानता, लेकिन कंप्यूटर का एक साइंटिस्ट है जो अभी ख़ुद बीटेक कर रहे हैं। तो पहली चीज़ें बताइए कि अभी आप बीटेक के किस सेमेस्टर में, कहाँ पे आपकी अभी स्टडी चल रही, और कैसे ये साइंटिस्ट के साथ जुड़कर अपनी रिसर्च को लेकर यहाँ पर पहुँचे, और क्या सब्जेक्ट और कैसे किया, ये इस पर बताया। हाँ, तो मैं जब कॉलेज आया तो लाइक फर्स्ट ईयर में जब मेरे को आईटी ब्रांच मिली जी, तो उसके बाद हमारे, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे को ईगो प्रॉब्लम्स थी, तो उसमें से हेल्प करने के लिए हमारे एक बहुत ही करीब टीचर थे हमारे, अरबित छाबड़ा सर। तो उनको पता था, क्योंकि वो खुद दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज में पढ़े हुए, तो वो यहाँ पे जानते थे कि ईगो प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने मुझको बिठाया, बात की, तो हम उनसे रोज़ एक तरीके से आप कह सकते हैं काउंसलिंग सेशन चलता था जी। तो वो काउंसलिंग सेशन के बीच में उन्होंने लाइक फर्स्ट सेम के जब रिजल्ट्स आए तो मैं उनके रूम में बैठा हुआ था, और वो उस वक्त पीएचडी कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी में। तो उनका आई थिंक इतनी मोटी फाइल थी वो पेपर की, और वो उनको पढ़ रहे थे। तो मैंने उनसे बोला सर क्या कर रहे हैं आप ये? तो उन्होंने, बेटा ये मेरी पीएचडी की थीसिस है, अभी 2 पेपर और पब्लिश करने हैं, तो उनका लिटरेचर रिव्यू जो पहले के पेपर पढ़ के रिसर्च समझी जाती है जी, मैं वो कर रहा हूँ। तो मेरे को लगा कि अच्छा, हमने कहा ठीक है आप पढ़ रहे हो तो मेरे को भी 2 दे दिए। तो उन्होंने उसी टाइम कुछ सोचा नहीं, कोई नहीं क्या करोगे, कुछ सवाल जवाब नहीं, निकाला दे दिया, पढ़ के कल आना। अब सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी, मंडे को दोबारा पहुँचे सर के पास रूम पे। तो सर से बात करी तो सर ने कहा ये हुआ। तो ऐसे ही थोड़ा नॉलेज जो है वो एक्स्ट्रा नॉलेज ऐसे आती गई जी। जब साइड बाय साइड पढ़े, फिर रात भर जागना हो गया कि कॉलेज के टाइम तो कॉलेज भी देना है, एग्ज़ाम भी चलने पर पढ़ाई आपको ये भी सब भी देखना है, क्योंकि अब मज़ा आ रहा है पढ़ने में कि ये सब है। बिकॉज मेरे जो ये क्रिप्टोग्राफी और ये जो हैकर्स प्रिवेंशन सिस्टम्स हैं, तो इन सब में ये एक चूहे बिल्ली वाला खेल रहा था आपको, और इसमें मज़ा आता है अगर आप लग जाए कायदे से अंदर। यानी ये गेम के साथ जैसे हाँ। आप अगर मैं जो समझ रहा हूँ कि जो लोग गेम पे खेलते हैं और उस पर बहुत सारे ऐसे ऐप हैं कि उसको गेमिंग करते करते वो एडिक्ट हो जाते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो कि वो एडिक्शन जो है अगर आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ जाएं, जहाँ पे आपकी अर्निंग भी है, जहाँ आप खुद बढ़ते जाएं। तो ये मैसेज आपसे ज़रूर लेंगे ताकि नाजरीन जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये मैसेज, और ख़ास तौर से उन बच्चों को, कि अगर आपकी अपनी एबिलिटी को अपने यूज़ करना है तो एक बंदा अगर वो प्रोग्रामिंग को सेट कर सकता है तो उसको गेम की तरह ले और इन्जॉय करके अपने प्रोफेशन को ले। जी बिस्मिल्लाह। तो आप ज़रा ये मैसेज दे दीजिए हमारे तमाम जो लोग देखने वाले हैं। हम तमाम जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए एक ही मैसेज है कि नंबर 1, कोई भी फील्ड ऊपर या नीचे नहीं होती, आपको उसमें परफेक्ट होना है। परफेक्ट होने के लिए ऑफ कोर्स आपको अपना डेली शेड्यूल बदलना पड़ेगा, आपको एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी उठानी है एंड उस पर इतनी मेहनत करनी कि आप नियर परफेक्शनिज्म पहुँच जाओ। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज़, पढ़ाई ख़ास तौर पे, आपको इतना टेंस नहीं लेना कि वो काम बन जाए, क्योंकि जिस दिन जो चीज़ अगर आपका काम बन गई तो आप उसमें आप काम चोरी करेंगे, आप उसमें मन मारेंगे और उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है। अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप दिल से करो उसे,
दिल का काम जो होता है वो बोलता है। बहुत उम्दा। बिलायत, अब आते हैं उसी सब्जेक्ट की तरफ कि जो आपने किया है इसके बारे में मैं चाहूँगा बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज के साथ आप बात करें। ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो ये बेसिकली कैसे काम करता है? तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि आपका जितना भी डेटा है, राइट, आप अपने फ़ोन से या आप अपने कंप्यूटर से अगर आप किसी भी इंटरनेट में किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो आपका जो डेटा होता है वो बहुत रॉ फॉर्म में नेटवर्क में जाता है और वो वहाँ के सिस्टम से होता हुआ उसको जो एंड रिसोर्स है वहाँ तक जाके आपको डेटा प्रोवाइड कराता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो एग्जिस्ट, क्योंकि इस एज अ प्लेन डेटा, अगर मैं आपको एक एनालॉजी दूँ जी, तो अगर मैं यहाँ से लेटर सपोज किसी XYZ जगह पे एक चिट्ठी भेज रहा हूँ और रास्ते में कोई बंदा उस चिट्ठी को ले लेता है तो मेरा जो प्राइवेसी थी वो लीक हो गई जी। ये जो चीज़ होती है ये चीज़ बहुत डेंजरस है आज के ज़माने का। आज का ज़माना जो है वो डेटा पे चलता है, इन्फॉर्मेशन पे चलता है। तो इस चीज़ को कोप अप करने के लिए बहुत सारी पहले तो रिसर्च हो चुकी हैं, बट एग्जिस्टिंग रिसर्च के साथ क्या है कि आप कोई भी चीज़ बनाते हो एक स्टैंडर्ड बनाते हो, वो स्टैटिक है। जो उसका मतलब ये है कि जो डेटा मेरा जिस हिसाब से जा रहा है वैसा ही आपका भी जा रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर एक हैक, कोई भी एक नॉन स्टेट एक्टर या लेट से कोई भी एक बंदा जिसके लाइक जो हैकर है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो डेटा बेस में आपका ले सकता है और वो रैंडम कॉम्बिनेशन बना के, जैसे एक ताला है तो उसके रैंडम कॉम्बिनेशन चाबी की बन सकते हैं, तो वो करके करना करे उससे एक चाबी मिल जाएगी जिससे वो ताला खोल ले। तो उसके लिए हम लोगों ने ये दिमाग लगाया कि डेटा को एक यानी एक डायमेंशन में देखने के बजाय उसको मल्टीपल डायमेंशन में बिखेर दो, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो उसका बेहतरीन एग्जांपल बताया कि इसमें भी कहानी ये है कि मैं जब अपने प्रोफेसर के साथ उनके रूम में बैठा था तो मेरे हाथ में रूबिक्स क्यूब एक गेम होती है, तो मैं वो खेल रहा था। तो उसी वक्त मेरे दिमाग में आया कि एक रूबिक्स क्यूब में 54 सेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे क्यूब। अगर डेटा उसमें हम लोग रैंडमली उसमें इवनली मैप कर दें और क्यूब को मिक्स कर दें तो सिक्योरिटी लेवल कितना होगा। तो ये सवाल अच्छा था। पता लगा एक 3x3 का क्यूब छोटू सा, उसमें 40 क्विंटिलियन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। एंड इसकी ख़ास बात ये है, अगर 3x3 जिसमें 54 कैरेक्टर्स हैं, अगर वो 40 क्विंटिलियन का है तो अब इमेजिन करिए 100x100 का कितना होगा जी, या 1000x1000 या 1 लाख बाई 1 लाख का, तो वो नॉन ट्रेसेबल है। और ख़ास बात ये है कि अगर मैं क्यूब उसमें डेटा लिख के उसको मिक्स करके भी अगर आपको दे दूं, अगर आपको वो 40 क्विंटिलियन कॉम्बिनेशन भी पता हो, आपको किस वक्त घुमाना है अगर आपको वो भी पता है, पर अगर आपको कैरेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन, जिस खाने में कौन सा कैरेक्टर किस पोजीशन पे आएगा, अगर आपको वो भी नहीं पता, तो आपके पास वही बात हो गई, आपके पास चाबी भी है, आपके पास ताला भी, आपके बस आपके पास सहूलियत नहीं है उसमें ताला खोल के दरवाज़ा खोलने की। वाह, अच्छा बिलायत, ये तो बहुत टेक्निकली बातें हैं, जाहिर सी बात है। हम इस वक्त जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी इस अचीवमेंट को किस तरीके से फ़ायदा होगा। बहुत आम सी लैंग्वेज में चाहूँगा कि आप बताएं कि इन तमाम चीज़ों को, एक जो आपने एक लफ्ज़ बोला एक्सीडेंटल साइंटिस्ट, ये कितना पॉसिबल है उस बच्चे के लिए जो चाहता है कि हम अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को करते भी रहें और अलग अलग फील्ड में उस पर भी किस तरह से क्या गाइड ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है कि आपका जो गाइड है, आपका जो टीचर, आपका जो मेंटर है, वो आपको इतना वो दे, या आपके अंदर खुद की एबिलिटी है कि वो इस तरीके से एक एक्सीडेंटल साइंटिस्ट बन सकता है। नहीं, एक्सीडेंटल साइंटिस्ट के लिए तो नंबर 1 चीज़ होती है कि लाइक एक्सीडेंटल साइंटिस्ट की जो जर्नी होती है वो शुरू होती है माँ बाप से जी। क्योंकि साइंटिस्ट इंसान बनता नहीं है, बनाया जाता है जी। तो एक तो साइंटिस्ट का काम क्या, साइंटिस्ट का काम ये होता है कि वो बंदा जो सोच सके, क्योंकि जैसे हमारे टीचर बोलते हैं कि अगर सोचना इतना ही आसान चीज़ होती तो हर बंदा साइंटिस्ट होता। तो यही इस प्रोफेशन में एक यही चीज़ होती है कि आप 4 घंटा सोचते हैं तब जाके आप आधा पन्ना लिखते हैं। तो एक्सीडेंटल साइंटिस्ट के लिए बेसिकली अगर आप कोई भी फील्ड के हो, मुझको नहीं लगता कि कोई भी ऐसी नॉलेज, कोई भी ऐसी फील्ड है जो फ्रीली अवेलेबल नहीं है इंटरनेट में। मेरे जो फील्ड थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें, अगर आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, रिसर्च गेट हो गया, इंडियन गवर्नमेंट ने खुद की है शोध गंगा, आप जाइए, आप रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लीजिए,
आपको हर चीज़ फिजिबल मौजूद है जी। अगर आपके पास लेट से अगर आपको पब्लिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आप अपनी यूनिवर्सिटी से आपके क्या बोलते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, आप वहाँ पर जाके अप्लाई कर लिए, आपको सॉल्यूशंस और आपको फैसिलिटेशन मिलेगा। जो एक्सीडेंटल साइंटिस्ट की जर्नी होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप कितने सीरियस हैं एंड आप अपनी फील्ड को कितना चाहते हैं। बिकॉज इसमें आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और आप साथ में साथ कुछ भी कर लिए, तो ऑफकोर्स ही बात है आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं रहेगी, मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं थी मेरे कॉलेज में। कि इसे जस्ट आपको एग्जांपल दे दूं, मैं अभी जिस दिन मेरा कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जब इंशाल्लाह जब ये हमारे यहाँ जब ये आउट हुआ था, उस वक्त मेरे कॉलेज में पेन फेस्ट था और हमारे यहाँ फेयरवेल पार्टी थी। तो सब फेयरवेल पार्टी कर रहे थे और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा था। तो बहुत ज़्यादा इसमें आप कह सकते हो कि इसमें सैक्रिफाइसेस रहते हैं। तो एक तो बच्चे को एक बात का एहसास होना चाहिए, एक ये बहुत इनेट कि मैं जो कर रहा हूँ ये जो बाहर हो रहा है उससे बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा अपने पे विश्वास रखे, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है फेलियर्स आते जाते रहेंगे। और जहाँ तक की बात है टीचर की, तो एक चीज़ पे मैं हमेशा ज़ोर देता हूँ, टीचर कैसा भी हो वो पहली बात तो इज़्ज़त का हकदार, और दूसरी बात ये अगर आप टीचर कोई भी जैसे कोई भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ का भी चांसेस हैं कि आपके जो प्रोफेसर हैं वो भी पीएचडी कर रहे हों। तो एक तो टीचर को एडवाइस ये है कि आप बच्चे के पास अगर आइडिया है तो बच्चा बस उसको एग्जीक्यूट नहीं करना जानता, आप उसकी हेल्प करें। जैसे मेरे टीचर के साथ है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने मेरी बात सुनी और जाके पेपर अपने नाम से छाप दिया। उन्होंने मुझको रोज़ बुलाया, बल्कि उन्होंने तो बहुत कुछ किया। उन्होंने मेरे लिए सिफारिश लगाते थे कि इनके लिए इनकी अटेंडेंस लगा दो, ये मेरे साथ बैठेगा, ये करेगा, कल को डायरेक्टर सर बुला रही हैं, ये सब चलता है। तो एक तो टीचर को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। एक तो इससे टीचर का भी फ़ायदा है क्योंकि उसकी जो रिसर्च में वो दिखा सकता है कि हाँ चलिए उसने भी एक गाइडेंस दी किसी को। और एक ये होता है कि बच्चे को एक आप कह सकते हो कि उसे एक एग्जाम्पल मिल जाता है कि अब उसको देख के वो सीखता है। जैसे मेरा बिल्कुल अब टाइम बिल्कुल बहुत, मैं जल्दी चाहूँगा। हाँ। कोई ऐसा इंसिडेंट जो लगे कि हाँ अब ये चीज़ बताने वाली है। और अभी दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, मैं दोनों सवाल को तेज़ी से ले लेता हूँ। कोई इंसिडेंट आपको बहुत शॉर्ट में बताएं कि जो आपके लिए इंस्पायरिंग रहा हो आपके पेरेंट्स की तरफ से। दूसरा ये कि जो ख्वाब हैं उसकी ताबीर कहाँ तक पहुँची, ये ख्वाब जो आप देखना चाह रहे हैं वो मंजिल उसकी कहाँ पड़ता है। सबसे बड़ा मेरे लिए लाइफ टर्निंग मोमेंट रहा है वो रहा है कि जब मेरी इंटरनल स्लाइडिंग हुई थी, कि मतलब मैं कैसे बताऊँ कि क्या लुफ्त है नमाज में रोने का। ठीक है, आपको मैं बता नहीं सकता कि मैं अगर आपको बहुत ऑनेस्टली बात बताऊँ, क्लास 7th 11th में मैं मतलब म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा मेरा रुझाव था। तो उस वक़्त ये था कि हमारा अच्छा इंटरनेशनल स्कूल, तो उसमें म्यूज़िक सिखाई भी जा रही थी कई जगहों पे, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पे, तो पूरे टाइम उसी पे लगे हुए हैं। तो एक बार हमारी अम्मा को जब ये पता चला तो हमारी अम्मा हमारे पास आई, क्योंकि अब्बा को बता नहीं सकते। तो मम्मी आई कि बेटा ये सब हराम है, ये सब आप छोड़ दीजिए। तो हमें लगा था कि अरे मम्मी कैसे छोड़ दूँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये है वो है, आप समझ नहीं रही हैं कि मतलब इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में कितना वो है, ये है और नई चीज़ है। तब हमारी अम्मा ने बस एक चीज़ हमसे बोली थी कि ये म्यूज़िक जो है ना, ये बस तुम अल्लाह के सामने ये कह दो कि बस हमने आपके लिए ये छोड़ दी, बाकी बेटा अल्लाह जो करेगा वो बेहतर करेगा। वाह। तो वो चीज़ छोड़ना और फिर अपने आप कह सकते हैं कि बिल्कुल बस चीज़ें बनती चली गई। और एक दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल एक नमाज में रोने का लुत्फ़ अलग है। वाह। आखिरी में जो सवाल है मैं बिल्कुल इसको ज़रूर ऐड ऑन करूँगा, जो ख्वाब हैं वो उसकी मंजिल क्या है, कहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं? मेरे लिए सबसे जो मेरा एंड गोल जो मैंने करा है वो है इंशाअल्लाह ट्यूरिंग अवार्ड जीतने का। ट्यूरिंग अवार्ड अगर किसी को नहीं पता है तो वो कंप्यूटर साइंस का नोबेल कहलाता है। वाह। तो अभी तक के लिए हिंदुस्तान में से किसी ने नहीं जीता। अच्छा, इंडिया साउथ पैसिफिक एरिया में भी कोई नहीं जीतता है। उसका रीज़न क्योंकि वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन होता है ये वो। तो हमने यही सोचा है कि जाएंगे तो चांद तक इंशाअल्लाह, मेहनत तो बाकी करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। आपका शुक्रिया बहुत, और इंशाअल्लाह आपके रोशन मुस्तकबिल की ढेर सारी दुआएं कि आप इसी तरह से
हमारा नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, इस मुल्क का नाम रोशन करें और तरक्कियों के उस बामे उरूज तक पहुँचें जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। नाज़रीन, हमसे महव गुफ्तगू थे जनाब विलायत अली साहब, जो कि प्रोफेशनली कंप्यूटर साइंस यानी IT सेक्टर से हैं, और उन्होंने जो कारनुमाई अंजाम दिया इस पर बहुत सारी गुफ्तगू और खट्टे मीठे तमाम तर मराहिल को तय करते हुए हम इस इंटरव्यू को आप तक नशर कर रहे हैं, और इनको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत से रूबरू हुए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।